याद आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? क्यों भाई, नहीं याद है किसी को? सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट। थैंक्स फॉर रीडिंग। सर नहीं, नोट्स देख रहा था। अच्छा, वेरी गुड, कहीं से भी सही। आपको क्लासिफिकेशन में बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। हाँ सर, और इलेक्ट्रोलाइटिक। केमिकल सेल बताया था, और कौन सा बताया था? इलेक्ट्रो कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर। सर कुछ नहीं, वो आवाज आ रहा कि चेक कर रहे हैं। अच्छा, टेस्टिंग कर रहे थे तो बोल रहा था माइक टेस्टिंग। सर वो कभी कभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता ठीक से। नहीं, इसके पहले कुछ लिखा है।
सर वो m/m+ के आगे क्या लिखा है? पैरेलल लाइंस हैं, वो आप लिख लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो समझेगा आपको। सर ऑकर्स का स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है। तो आप करेक्शन कर दो अपने में। कितना करेक्ट? हाँ सर। बाकी मैंने सब लाइन वाइन सीधी ड्रॉ करी है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई एंगल चेंज हो रहा हो। नहीं सर। थैंक्स। सर वो बीच में दो लाइंस क्या है? हम्म। सर वो ZnSO4 के बाद वो बीच में दो लाइंस। हाँ, पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसका मैं मतलब अभी समझाऊंगा आपको। सर वो डबल लाइन क्या है? कॉपी हो जाए तो बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ सर, एक मिनट। सर बोलिए। सर वो रिडॉक्स के बाद क्या लिखा है वो थर्ड पॉइंट में? चेंज ब्रेन्स।
तो वो चार्ज चेंज है, एन आएगा ना? हाँ भाई एन आएगा। सर और पॉइंट्स है क्या? नहीं, हाँ सर, हो गया। सर रुको सर। हो गया कॉपी? एक लास्ट सर पॉइंट। जल्दी करो जल्दी। सर लास्ट पॉइंट में ई के सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों में ओ है क्या? हाँ, नॉट। नीचे ओपी लिखा हुआ है, ऊपर इनो। हाँ सर, हो गया मेरा। सर इसके आगे इसके ऊपर कुछ लिखा है सर आपने? चलिए जरा समझ लीजिए। हमने आपको दो सेल्स बताए, केमिकल सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल। जिसे हम केमिकल सेल्स बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी रिएक्शन में करंट फ्लो करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल रिएक्शन। जरा बात को ध्यान से देखिएगा। नेट केमिकल चेंज अकर्स इनसाइड द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि केमिकल सेल तभी होगा जब रेडॉक्स रिएक्शन होगी, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर आना चाहिए, तब हम उसको केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। एक ये रूल है बेसिकली, जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है इसे समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये रिप्रेजेंटेशन आपको ये बताता है कि लेफ्ट पर एनोड होना चाहिए, ये पैरेलल लाइन हाफ सेल रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये कैथोड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एनोड पर जिंक ZnSO4 है, कैथोड पे कॉपर सल्फेट कॉपर है और ये पैरेलल लाइन, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है केमिकल सेल में करंट फ्लो कराने के लिए। बात समझ आ रही है गाइस? हाँ सर। करंट फ्लो इज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फाइन। इसके बाद जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करते हैं तो यहाँ जो भी करंट फ्लो होता है उसके लिए डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक का सॉल्यूशन 5 मोलार, एक का 6 मोलार, इस तरीके से। यहाँ भी हमने लेफ्ट पे एनोड और राइट पर कैथोड रखा हुआ है, इधर कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इधर कॉन्सेंट्रेशन C2 दिखाया है। एज यूजुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, बट करंट फ्लो इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन C1 C2, ओके। जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद सेकेंड लास्ट में हमने लिखा है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग रिडॉक्स चेन ब्रिंग्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जो भी रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वही वहां पर होने वाले वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फ्री एनर्जी आपको याद होगा, उसको नेगेटिव होना कंपलसरी होता है अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है वो ट्रांसफर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, इन सब का एप्लीकेशन होगा, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केवल टर्म्स हम अभी। इन सब में अभी तक हमने जो भी डिफरेंस आपको बताए हैं इसमें से कहाँ कहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है एनोड और कैथोड के अरेंजमेंट्स पे, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है एकदम लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी, E0OP, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा दैट एक्ट एज एनोड, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा यानी ज्यादा डाइल्यूट होगा दैट एक्ट एज एनोड। तो हमको डिफरेंट Okay. कॉन्सेंट्रेशन या डिफरेंट पोटेंशियल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसे एनोड बनाना है और किसे कैथोड बनाना है। समझ आ रहा है? हाँ सर। इन 2 पॉइंट्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमने आपको केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में डिफरेंस बताया है, अब केमिकल सेल पर आते हैं जरा डिटेल स्टडी में। सर वो जो ई नॉट ओपी हाई लिखा वो क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी बचपन में? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, उनमें आप एलिमेंट्स के बाजू में कुछ वैल्यूज देखी है लिखी हुई आपने? हाँ नहीं सर। सर। वही वैल्यूज है। ओके सर। ये वैल्यू जितनी हाई होगी उतना अच्छा एनोड बनेगा वो। ओके। अभी हम इस चैप्टर में भी वो टेबल को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक ही चैम्बर में रखा तो ऐसा केमिकल सेल डायरेक्ट सेल होता है। अगर अलग अलग रखा तो इनडायरेक्ट सेल बोलते हैं। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, आप भी चाहें तो पैरेलली डायग्राम बना सकते हैं, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा।
सर ये आपने क्या बनाया? बताए कि मैं एक्सप्लेन करूं अभी? हाँ रुक जाओ फिर 2 मिनट, जरा सब लोग स्टॉप राइटिंग। हमने यहाँ पर आपको सेल दिखाया है, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, दोनों एक ही डायग्राम है। इनिशियली हमने जिंक का आप देख पा रहे हैं जिंक जो है वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो जिंक का एनोड बनाया है हमने, ये एनोड है आपका। और कॉपर सल्फेट जो है वो कैथोड की तरह है, हमने जैसा आपको बोला डायरेक्ट सेल में एनोड और कैथोड सेम चैम्बर में होते हैं, तो ये हम डायरेक्ट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से प्रोसेस समझिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हैं। जिंक को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन में, देखिए जरा। Zn0 से Zn+ हो गया, हाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। ये सारा प्रोसेस एक ही जगह पे हो रहा है। अब इनिशियली तो हमने जिंक का एनोड और कॉपर सल्फेट का कैथोड बना लिया, बट आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया कि नहीं किया? किया। तो अगर जिंक का ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो मास लॉस भी होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ Yes, sir. का अमाउंट यानी एनोड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
गेन इलेक्ट्रॉन, हाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कॉपर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ठीक, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है तो एनर्जी फ्री होती है। अब जिंक डिसॉल्व होगा आफ्टर सम टाइम और जिंक के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होगा। समझ आ रहा है? कॉपर फ्री हुआ तो कहाँ जाएगा? जिंक के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। सेकंड डायग्राम में देखो दिखाया आपको, हाँ हाँ सर। ये ठीक। और कॉपर सल्फेट की वजह से जो ब्लू कलर सोल्यूशन का था वो कॉपर सल्फेट तो रहेगा नहीं क्योंकि कॉपर फ्री हो जा रहा है, तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? स्टार्ट फेडिंग। थोड़ी देर में सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलर उसका। हाँ सर। Colorless. तो ये जो हाँ। पॉइंट्स मैंने साइड में लिखे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं, ये पूछे गए हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड। अब ये डायग्राम बनाते समय ये मैंने चैम्बर बनाया था, ग्लास चैम्बर है, आप जैसे चाहे बना ले। किसी को कोई डाउट इसमें? सर आपने जिंक के 2 इलेक्ट्रोड्स लिए? अरे नहीं भैया, बिफोर इनिशियल और फाइनल लिखा है, एक ही डायग्राम है ये। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई पहले ये था, बाद में ये हो गया, समझा समझा। है ना? तो थोड़ा जूम आउट करो। आप भी कर सकते हो जूम आउट तो। नहीं सर, वो मेरे को भी ऊपर का दे। ऊपर का देखना है सर। अच्छा, ऊपर का देखना। सर फिर नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से लेंगे? रिएक्शन में देखो ना, आपको नहीं समझ रहा है? हो गया सर। सर एक मिनट नीचे तक। हो गया।
पक्का हो गया है ना? हाँ सर। ठीक है, हमने अभी जैसे डायरेक्ट सेल का डायग्राम बनाया था, अभी हमको इनडायरेक्ट का बनाना है। सर बोलिए। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब मेन रीजन क्यों है कि ऐसा दो अलग से पिक्चर को ज्यादा यील्ड मिलता है, ऐसा कुछ होता है? मतलब समझे नहीं हम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल क्यों बना है कि इलेक्ट्रिक सेल में अरे ये सब दो पार्ट अलग ऑफ अलग कंटेनर में बनाते पहले हैं? पहले 1 यूनिट सेल बनता था, फिर 2 चैम्बर बनने लगे, तो एडवांसमेंट है, वो पुराना है, ये नया वर्जन है। तो कोई ज्यादा चीज अच्छा ही लेकिन थोड़ी ना चेंज हुई होगी। नहीं, मैं तो पूछ फिर रहा हूँ हर ज्यादा अच्छा ये रहेगा ना, तो फिर इनडायरेक्ट वाला। सर हर सेल में लिक्विड होता है? क्या बेटा? हर सेल में लिक्विड होता है क्या? सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड भी होता है। आजकल तो लिथियम सेल चलने लगा, वो तो सबसे यूनिक है।
सर वो सॉल्ट ब्रिज में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? मेंटेन न्यूट्रलिटी। पूरा एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सटेंड करता हूँ। सर ये ईएमएफ क्या है? सर कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, ईएमएफ इक्वल्स टू क्या लिखा होने? 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट। हाँ तो एच वी लग रहा था, एच और वी। हाँ एच और वी लग रहा था। अभी ठीक है। हाँ सर अभी बराबर। 1.1 वोल्ट है क्या वो? आई शाबाश। सर ईएमएफ क्या होता है? हैं? क्या चीज? ईएमएफ नहीं पता आपको? और ज्यादा शाबाश। चलो जो नहीं पता सब बता देंगे, कर लो पहले। बता दो हाँ सर। सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये। अच्छा हाँ सर। हाँ सर बना लिया। हो गया भाई सबका? हाँ सर। देखिए लेफ्ट वाला एनोड होता है, राइट वाला कैथोड। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जिंक का एनोड है जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया है। कॉपर का कैथोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा हुआ है। इन दोनों हाफ सेल्स को, इन्हें हाफ सेल बोलते हैं, एक चैम्बर को हाफ, दूसरे को सेकंड हाफ। दोनों हाफ सेल्स को हमने एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से आपको रिएक्शन से पता चल रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। कॉपर का रिडक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिंक से कॉपर की तरफ होता है, ये आपको दिख रहा है। आपको पता है करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर जा रहा है, तो करंट कॉपर टू जिंक आता है। इस कंप्लीट प्रोसेस में ईएमएफ कोई मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा था अभी कोई महान आदमी, कौन बोल रहा था? सर शिवम। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। फिजिक्स का टर्म है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे डिटेल में इसको। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो 1.1 डेवलप होता है इस सेल से, मतलब इतना पोटेंशियल हम डेवलप कर पाते हैं इस सेल को अगर हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग बैटरी यूज करते हैं पेंसिल सेल, तो वो 1.5 वोल्ट का होता है, ये उससे कम है, 1.1 वोल्ट का होता है।
यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो की डायरेक्शन पूछी गई है, एनोड कैथोड का अरेंजमेंट पूछा गया है, फिर हमसे पूछा गया कि अगर इस सॉल्ट ब्रिज को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया तो क्या होगा बताइए। आयन एक्सचेंज बंद हो जाएगा और न्यूट्रलिटी सर मेंटेन। थोड़ी देर ही चलेगा फिर बंद है। हाँ, सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप टू जीरो, सेल काम ही नहीं करेगा, आपने कनेक्ट ही हाँ नहीं किया बैलेंस सर्किट, काम करेगा। ठीक है ना, तो ये अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे कुछ अप्लाइड भी है इस डायग्राम पे, तो मैं तो डायग्राम एडिट कर दूंगा, आप लोग बनाएंगे कैसे करेंगे वो आप देखिए। इसका सबका कॉपी हो गया है ना। हाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा एडिट करूंगा इसको। सर आप बीमार हो गए? नहीं रही। ये मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा खांसी आती रहनी चाहिए, इससे फील अच्छा आता है। भाई खांस रहा आदमी तो बीमार ही होगा। बट थैंक्स, तुमने पूछा तो एटलीस्ट। मैं इसलिए बार बार म्यूट कर दे रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्ब होगा, मैं खांसता रहूंगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए केस 1 देखिए। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हमने इस सेल को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं बना देता हूं, पहले दूसरे कलर से बना। सर आपने ईएमएफ मेजर कैसे किया? भाई अभी हम लोग तो डायग्राम सीख रहे हैं, अभी हम आपको आगे नेक्स्ट इक्वेशन बताएंगे जिससे कैलकुलेट होता है सारी चीजें। पहले थ्योरेटिकल कर लें, हाँ फिर हाँ उसके एक्सपेरिमेंटल बताते हैं। सर इसमें खाली डायग्राम है, हम लोग कॉपी करें कि वो भी नहीं। देखिए हमने इस बैटरी को एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो आपको एरो दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने इसे एक आउटसोर्स कर दिया है, इसको बाहर की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसे EXT एक्सटर्नल लिखा है, EMF एक्सटर्नल। पहला केस है कि हमारी बैटरी का तो पोटेंशियल 1.1 वोल्ट था, हमने बाहर वाली बैटरी इससे ज्यादा पावरफुल लगा दी। अब अगर इससे ज्यादा पावरफुल लगा दी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम रहेगी या ऑपोजिट होगी। तो इनिशियली हमारी करंट की डायरेक्शन कॉपर टू जिंक थी, लेकिन अगर बाहर वाला सोर्स पावरफुल होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी। अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। तो आप करंट की डायरेक्शन क्या लिखते हैं, कॉपर टू जिंक,
नहीं, जिंक टू कॉपर। जिंक टू कॉपर। जिंक टू कॉपर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कॉपर जिंक टू कॉपर। कॉपर अच्छा, ऑपोजिट सर, अगर वैसे ऑपोजिट। हाँ बेटा, क्या बोल रहे ये हो? ऐसे मालूम कैसे कर रहा है सर, वो नहीं समझता कि मतलब जिंक क्या टू चीज मालूम कॉपर कैसे क्या है, चलता है? कि सर जिंक टू इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी कॉपर। ऑपोजिट हो गया। एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो। हमेशा याद रखो, हम एक, अभी फिजिक्स आपने पढ़ी नहीं है, यहाँ पे अमीटर यूज होता है जो मेजर हाँ करने का करता है। ठीक है ना, तो ये बताता है डायरेक्शन चेंज हो रही है। वो सब फिजिक्स के टर्म है, तो मैं बता इसलिए अब नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमने फिजिक्स में कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर ये नहीं सब किससे बाद में चेंज आएगा होता है? आपको। सर डायरेक्शन हाँ, किससे कुछ चेंज होता है? पढ़ा। क्या पूछ रहे हो? सर मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्शन किससे मीटर चेंज में होता दिखेगा। हाँ, अमीटर बताएगा ना वो, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट। है? ओके, अच्छा। तो अब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो हमने तो पता है ना कि जिंक को हमने लेफ्ट पे रखा है, कॉपर को हमने राइट रखा है। हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पता चलेगी तो हमें करंट पता चलेगा, या सर करंट तो पता चलेगा तो इलेक्ट्रॉन पता चलेगा। सर तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का भी चेंज होगा? बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा, मतलब अगर वो Zn2C हो तो मुझे उसको एक ऑपोजिट एक करना है। मुझे बताओ, करंट प्रोड्यूस कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही तो होती है ना। हाँ सर। तो फिर अगर ये चेंज तो वो भी चेंज, ओके। है ना। अब देखो जरा केस 2 में, अब की बार जो एक्सटर्नल हमने लगाया है वो लेस पावर है, उससे कम पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो क्या डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं सर। तो कॉपर टू जिंक बना रहेगा, और इलेक्ट्रॉन भी सेम अपना जिंक टू कॉपर। ये सारे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। केस 3, अगर एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल हो जाए तो क्या होगा? सर तो भी करंट फ्लो सर ही नहीं कुछ होगा। होगा। तो अपने मार्क्स होंगे अच्छा, 0। ना, देखा, ये तुरंत समझ जाते हैं। अरे सर, अभी अपने इतना अच्छा पॉपुलर टॉपिक बना ही दिया है, तो समझ जाएगा ना। ठीक है, अब जरा इसको कॉपी कर लो, आप चाहें तो एक डायग्राम बना करके ऊपर पे उस तरीके से दिखाएं, या फिर आप जैसे चाहें वैसे लिख करके कर लें। कल ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे, और बाकायदे एडवांस के पेपर में डायग्राम बना करके आता है क्वेश्चन ऐसा। सर अभी इस सेल तो को मतलब कि हम डिस्चार्ज लोग होने के बाद सेल अटैच कर रहे हैं ना, हाँ बेटा, सेल अटैच कर रहे हैं अलग से। हाँ, अरे इसको जो मैंने ऐसे बनाया है ना, रेजिस्टेंस आप बोलोगे या रियोस्टेट बोलते हैं, लैब में भी शायद आपने देखा होगा। सर सर ये बेसिक जो अलग लैंग्वेज में अलग। बोले तो रेगुलेटर होता है ये। बोलिए। सर आपने अभी केस 1, केस 2, केस 3 बना, तो अलग अलग सबके अलग अलग बनाना है डायग्राम? अरे तब तो अब खत्म हो जाएगा लेक्चर, कल का आ जाएगा फिर। तुम ओके। एक डायग्राम बना लो, केस 1 2 3 लिख दो, इतना तो समझ में आएगा ना डायग्राम देख करके आपको। हाँ सर, वो साइड में लिख दूंगा फॉर केसेस। हाँ, साइड में लिख लो लैंग्वेज में। फटाफट से करो जरा। हो गया सर। सर एक मिनट। सर अगर एक्सटर्नली भी बैटरी लगा दी तो कोलिजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का? क्या चीज कह रहे हो? सर एक्सटर्नली भी बैटरी लगा दी तो हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन नहीं होगा क्या? तभी तो ऑपोजिट हो गया ना भाई, कोलिजन ही तो रोक रहा है, तभी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेगा। हाँ सर।
जी सर, हो गया। सबका हो गया भाई? यस सर। सर आप आज ब्रांच पे नहीं आए? लेक्चर ले रहे सवेरे से, कहाँ से ब्रांच में आ जाए? तो आज ज्ञानेश्वर सर भी आए हुए थे। हाँ, तो एक आ गए तो बस ठीक है। वो क्या सबको एक ही दिन बुला लोगे तो फिर लेक्चर कौन देगा? ज्ञानेश्वर सर आए थे, और भी कोई आया था ना? आना आना चालू हो गया है, हमें तो भी नहीं पता। बोरीवली में तो भी नहीं चालू हुआ। अब जिस दिन हम आएंगे उस दिन सबको बुलाएंगे, ये पक्की बात है। बोरीवली में क्लासेस भी है या नहीं, वो अभी ऐसा लग रहा है, क्या बता। क्या मतलब? सर वहाँ को लेक्चर ही नहीं हो रहे, मतलब ब्रांच में तो लेक्चर बेटा कहीं भी नहीं हो रहे हैं। नहीं, मतलब सर बुलाते तो है ना कि मैं आया हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बोरीवली का। कौन सर देख रहा है खारघर का भी बोरीवली? वैसा ही हाल है। कौन से सर आ रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सर हमें भी पता नहीं चलता, वो बस कुछ कुछ लोगों से मिलने के लिए आते सर। हम लोग को तो उस दिन लेक्चर में सर ने मेरे को बोला था तो मैं आ गया, वरना तो मेरे को बुलाया नहीं था। नहीं, अब मैं जिस दिन भी जाऊंगा ब्रांच तो मैं सबको बुलाऊंगा, जैसे अपन नॉर्मल लेक्चर्स में आते थे ना वैसे ही आएंगे। हाँ सर। कब से कर रहे हो तो सर? कौन से ब्रांच में आ गया? मेरा आ, रोड। हाँ, अभी तो फिलहाल शायद मीरा रोड। कितना दूर है सर? अभी नहीं, मतलब वो जब भी मैं करूंगा प्लान तो फिर मैं सबको ही बुलाऊंगा। एक्चुअली मेरा वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है ना, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। सर तो उससे पहले ही आ जाना, कौन सा जरूरी है? अरे नहीं है, काहे के लिए, अब करा ही लें। जब इतने दिन बर्दाश्त किया तो एक हफ्ते और। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट वत्सल भी बैठा है इधर, कहाँ बैठा है? मेरे बाजू में बैठा। हम लोग ब्रांच पे ही है सर। अच्छा, ब्रांच में ही हो अभी भी? हाँ सर। गुड गुड। तो इतना नेटवर्क आ रहा है वहां पे कि आप कर पा रहे हो वहां से? सर वाईफाई है ना इधर स्कूल का। अच्छा, सरकारी मजा ले रहे हो। जी भाई सर गए कि हैं अभी वहाँ? अब भी लेक्चर लेने के लिए किधर गए मैं पता नहीं, गाड़ी में बैठ के ले रहे होंगे। वापस आएंगे 5:30। सर आप कल का लेक्चर 10 बजे कर दो ना। हाँ मुझे सर कल प्रॉब्लम जल्दी नहीं। रखो ना लेक्चर सर। सुबह के सर 7 ही 10 बजे रख बजे कर। देते हैं। सर सुबह 4 बजे। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना अपना सोचो। ये सब लोग सर बोलो 10 बजे तो होएगा रोज कि ही नहीं। नहीं आएगा उठते हैं लेक्चर 4 बजे, पे। तो रोज सर ही सब लोग उठते हैं। उठ के सो हाँ जाएंगे, सर, बाद में मैं भी बोले कि रिकॉर्डिंग लिखेंगे। आप लोग तय कर लो कितने बजे रखना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो 10 सुबह बजे चार रखना है। बजे अरे, सर 4 की से जैसे 5:30। 10:30 रखना है ना, रात को ही मतलब कर लो। 5 बजे रखो सर तो 10 बजे क्या कर सर दो, एकदम लाइन में हो 9:30 का जाए। एक लेक्चर उसका 10 बजे इधर सर बढ़ेगा। 5 से 7 रख लो, मतलब 5:30 7:30 से लेकर 9:30 दूसरा लेक्चर हो जाएगा। हाँ सर वही बोल रहा था, 5 से 7 आप लोगों उठ का जाएगा। मॉर्निंग में लेक्चर है क्या? तो अरे सुबह नहीं सर 10 लेक्चर था बजे ना। रख लो। हाँ सर सर, हाँ सर 7:30 से 7:30 टू 9:30। 10 बजे। 9:30 है। सर 10 बजे सर। 10 बजे? नहीं नहीं सर सर 5 से फाइनल है 7। सर। सर लास्ट वीक जैसा 10:30 से रखो ना प्लीज। नहीं 10 10। नहीं सर, 10:30 रखो सर, थोड़ा गैप रहना चाहिए। क्या करना है 1 घंटा? क्या किया जाएगा आपका? अरे जल्दी जल्दी क्लास खत्म एकदम करना फ्रेश। है। अरे खाना खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। और तो अरे 1 तो घंटा भी घंटा नहाना लगता है बाद में खाना कर खाने लेना। में। पानी तो चला बाद गया। में कर लेना। नहीं नहीं सर, उस खाने के लिए 1 घंटा लगता है, मेरे को नई बात लग रही है। सुबह का लेक्चर जो उसका रिवाइज करना पड़ता है। ओ भाई, यही निकालेगा आईआईटी। हाँ
देखिए जरा समझ लीजिए। यहाँ हम जो भी चीजें आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ टर्म्स है, इनका कोई रेगुलर यूज नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा सच नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो हम जो इलेक्ट्रोड्स वहां पर लगा रहे हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने आपको लिटरल मीनिंग बताया। एक्चुअल में डेफिनेशन इट मे बी डिफाइंड एज द potential difference set up across the surface separating the electronic and electrolytic conductors in an electrode. In a simple words, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसका डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हम जिसे बोलते हैं। अब उसे स्टैंडर्ड कब बोला जाएगा, ये देखिए जरा। स्टैंडर्ड, जब हम कोई स्टैंडर्ड कंडीशन दे रहे हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 मोलार सोल्यूशन होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर इस कंडीशन पे हमने मेजरमेंट किया तो हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे अभी हमने पीछे आपको E नॉट OP बताया था और आपको बोला भी था कि सीरीज होती है जो उसमें साइड में वैल्यूज लिखी होती हैं, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी होती हैं। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का है, एक है E नॉट OP और एक है E नॉट RP। O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, R स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इनिशियली कैसे मेजर किया गया होगा। ठीक है, तो इनिशियली मेजर करने के लिए हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जहां पर एक नोन और दूसरा अननोन हो उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब नोन वाला रेफरेंस हो गया, पर नोन को भी तो बनाना पड़ेगा हमें। तो किसी अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमको बनाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले वो नोन और स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए कि भाई एक तो नोन वैल्यू चाहिए हमको। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुड बी कैपेबल ऑफ शोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज द नीड अराइजेस। जरूरत पड़े तो वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाए, जरूरत पड़े तो रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाए, क्योंकि जो अननोन है उसका बिहेवियर भी वेरी कर सकता है, हमें नहीं पता कि वो ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब इतना कॉपी कर चुके हो तो बता दीजिए। कॉपी हुआ है क्या इतना? नहीं सर, नहीं सर, बस नहीं कॉपी सर। ए वाला भी था। सर लास्ट का मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, करिए। सर स्टैंडर्ड दिखाइए ना वो है। सेकंड वाला। अब कर ही लो फिर, आप लोग फिर बताओ मुझे, कर लो आप पहले। सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज द के आगे क्या लिखा है? as the need arises। As need arises। हाँ सर, मेरा हो गया। हाँ सर, हो गया।
हो गया ना सबका अब तो? देखिए, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन का बनाते हैं। हाइड्रोजन का ही क्यों बनाते हैं तो आपको शायद याद आता हो कि हाइड्रोजन डुअल बिहेवियर शो करता है। याद आ रहा है? हाँ सर। yes sir. -1 तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, फुलफिल हो रही है। आपको यहाँ पे देखो रिएक्शन में दिखाया भी है हमने। H+0 से H+ हो रहा है और H+ से H0 भी हो सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि उसका पोटेंशियल नोन होना चाहिए।
तो आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है? 0। आइडिया है कि नहीं आप लोगों को ये? हाँ सर, ये तो नहीं सर, नहीं सर। नहीं है तो याद रखना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन का 0 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसीलिए हम हाइड्रोजन को यूज कर पाते हैं आसानी से। हमने इस डायग्राम में क्या दिखाया है कि एक चैम्बर में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ऊपर से ये ग्लास वेसल लगाया गया है, ये ओपनिंग है जहां पर एरो आपको दिखाया है, जहां से हमने हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर गैस पास की है हमने और इसमें एसिडिक सोल्यूशन लिया गया है जो 298 केल्विन टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखते हुए। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे पूछा जाए एसिड की तो 1 मोलार है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड क्यों लिया जा रहा है? तो आपको याद है पैसिव इलेक्ट्रोड बताया था आपको, इनर्ट इलेक्ट्रोड याद आ रहा है कुछ? नहीं सर। अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रोड, इसलिए प्लेटिनम यूज किया जा रहा ताकि कोई इंटरफेयर कॉज ना करे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। इसके बाद भी हमने प्राइमरी इलेक्ट्रोड बना लिया, हम इसे यूज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, जिसकी वजह से हम इसको आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। सर वो ऊपर क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? सर वो H2 at 1 एटम के पहले। प्योर हाइड्रोजन लिखा है। देखिए क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। सर पहला अगर हाइड्रोजन प्रेशर का, हाँ सर अगर प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो गया है, कम हो गया तो क्या हाँ, होगा? देखो ना ये जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला फंडा है ना, दिस इज वैलिड ओनली एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कुछ भी कंडीशन कम ज्यादा होगी तो ये ई नॉट 0 रहेगा ही नहीं। ओके। हाँ मैंने नीचे वही लिखा है, देखिए आप, डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN, बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने में डिफिकल्टी है। इजीली पॉइजन बाय इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी की प्रेजेंस में ये कंबाइन कर जाता है। और इस सब का रीजन जानते हो क्या? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, तो गैस को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर ये गैस नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। तो हमने जो दूसरा बनाया है इसके बाद, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, वहां पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। कॉपी हुआ है क्या? मैं ऊपर करूं? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, डिफिकल्टीज बचा है। नहीं सर। लिख लो लिख लो लिख लो।
हाँ सर हो गया। सर ये सैमसंग कौन है? मोबाइल। अरे उसके नाम क्या का हुआ? बंदा है क्या कह रहे हो? सर, सैमसंग नाम का कोई तो बंदा है कहाँ? सर, भी मैसेज किया उसने। चैट में देखो सर, एवरीवन। अब ये सैमसंग है तो इनको फिर भेजो नोकिया वोकिया के पास जाएं, हम तो नहीं जानते कौन है ये। कम से कम थोड़ा अच्छा नाम रखना चाहिए था। सर ओप्पो रख लेते थे, वो भी अच्छा है। चाइनीज हो जाता पागल। हाँ जियो देसी रखना है। ओप्पो मतलब पप्पू। कैलोमल। सर क्या लिखा है याद आ रहा है कैलोमल क्या होता है? कैलोमल ही है ना सर वो? हाँ, ये कर्नल होता लग क्या रही है, याद आ रहा है? सर वो क्या होता है सर? शाबाश। सर पूछ रहे हो, हम लोग सर को पूछ रहे हैं। सर वो CAL के आगे क्या लिखा है? नहीं बताएंगे। कैलोमेल। थैंक्स। और कैलोमल नहीं याद आ रहा तुम लोगों को? वेरी बैड यार। कार्बन फैमिली सर में आप मैंने बता दो पढ़ा ना भी फिर है। एक बार, बाद में सर पढ़े आप नहीं रिवीजन थे। लोगे ना बाद में 11th ये का? रिवीजन तो पूरी लाइफ चलेगा बेटा। कल खत्म तो ना थे पहले पोर्शन, उसके बाद रिवीजन क्या है। हाँ सर। हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे तुम ऐसे भूलते रहोगे और रिवीजन बोलते रहोगे। सर क्योंकि सर CRM सर ऑर्गेनिक का तो ले लेते हैं, फिजिकल का कोई ले ही नहीं रहा। हाँ सर। रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ, अपना टाइम आएगा। सर पता है हम लोग। सर तब तक IIT का सर वो एग्जाम कब निकल आएगा आना वो है। नहीं पता रहता, अभी वो हमें वाला वो पता है। तो तब तक नहीं, IIT का हम लोग का एडवांस का पेपर हो जाएगा तब आएगा। हाँ तो आएगा, ये बात की प्रॉमिस है, कब आएगा इसका प्रॉमिस थोड़ी ना कर। सर तो ये थोड़ी ना कोई यही बात हुई तो सर। स्कैम है। ये स्कैम है ये। इसके लिए आपको मोदी जी से बात करनी पड़ेगी।
देखिए जरा समझ लीजिए, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो हमने एक बार प्राइमरी बनाया और प्राइमरी को बेस बना करके उसको यूज करके एक सेकेंडरी इलेक्ट्रोड उससे डेवलप कर लिया, विच इज इनिशियली स्टैंडर्डाइज्ड बाय NHE, जिसे हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। सेकेंडरी में दो पॉपुलर इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैलोमल है, दूसरा सिल्वर है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कैलोमल आप भूल गए हैं, कैलोमल आपको मर्क्यूरी का सॉल्ट था, मर्क्यूरस क्लोराइड का कॉमन नेम होता है, ठीक है। हाँ और सर। सिल्वर तो आपको पता है। तो ये दोनों हमारे अभी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किए जाते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब सब लोग समझ गए ना कि क्या होता है? हाँ सर। सर एक बार थोड़ा रिटर्न बताओ, कंफ्यूज हो रहा शाबाश। देखो, आप मैथ्स फिजिक्स सॉल्व करते हो, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, इक्वेशन भी नहीं बना पाएंगे लगता है हमको, चलो बना देते हैं, x² + b², पता नहीं मैंने क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम, बट ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग 2 लिख दिया, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आपको b पता होना चाहिए, या b की वैल्यू बतानी है तो आपको x पता होना चाहिए, होना हाँ चाहिए क्या नहीं? तो हमने इनमें से एक को रेफरेंस मान लिया, x की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये हमें अगर पता है, तो x इज व्हाट रेफरेंस, तो x का रेफरेंस यूज करके b फाइंड कर सकते हो आप। हाँ सर। हाँ सर। ये होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कि मतलब एक नोन वैल्यू वाला है हमारे पास, और उसे यूज करके हम कभी भी किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर, आ गया सर। है ओके ना। बाकी अभी क्वेश्चन में आएगा तो आपको बेहतर समझेगा। तो खत्म नहीं हुआ अभी? हाँ बेटा, खत्म नहीं हुआ है क्या अभी तक? अरे यही तो सबसे गंदा पार्ट है। तो मेरे को लगा खत्म हो गया। नहीं भैया, अब ये तो हमने अभी आपको इलेक्ट्रोड्स बताए, अभी तो ये बताना है कि पोटेंशियल कैलकुलेट होता कैसे है। तो ये वाला पार्ट तो अभी इसमें क्या कर रहे थे? तो ये अभी सब क्या कर रहे थ्योरेटिकल थे? है, अब आएगा गंदा सर वाला। अभी बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करेंगे तो हम लोग को हाँ, मिलता अभी तो ये बताया क्या क्या यूज करते हैं। है। गिवन दिया था, गिवन। सर वो कल होगा क्या? ये देखो, सब हाँ। पहले ही सब सोच डालो तुम। सर वो क्या लिखा है? NER? हाँ रे NER, अच्छा NER NHT, वही तो है नस्ट इक्वेशन। क्या सर, कैसे स्पेल करते हैं? NER NHT, नस्ट नस्ट नस्ट। हिंदी में लिखें क्या? लिख ही नहीं हाँ पाएंगे। सर। अबे लिख ही नहीं पाएंगे, रुको सोचने दो। हाँ सर वो सर। ये ज्यादा हो गया, अभी कैसे लिखेंगे, रुको, नहीं होगा, रहने दो, जाने दो, ये ज्यादा खतरनाक है। तो भाई नस्ट पढ़ो, N साइलेंट रखो और नस्ट पढ़ो, चलो। सर वो हॉस्पिटल वाले नर्स। अभी ज्यादा नहीं हो गया, T लगाना है, उसके T लगाओ। नर। बहुत ही गंदे गंदे घटिया घटिया फॉर्मूलाज आएंगे, इनके लिए आप तैयार रहिए। सर ओपी क्या था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ सर। सर एफ क्या है? नहीं बताएंगे जो। अभी सर चैप्टर, ऑक्सीडेशन अभी F क्या होता कितने है दिन सर? हुए चैप्टर खत्म हो गया हमारा, क्या जो अभी से भूल गए आप? ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? एन फैक्टर है। अच्छा एनएफ है। ये कुछ भी। वो तो इसमें क्या, मैंने लिख अच्छा दिया। फराडे कांस्टेंट, सॉरी सर। अरे इसी OH चैप्टर और में RH पढ़ा है क्या ना होता सब है? कुछ। सर फ्राइडे।
अरे ओएस और आरएस क्या होता है? ऑक्सीडाइज स्टेट, रेड्यूस स्टेट। सर ये अरे सर ईओपी और 0.5 इकोनोटोपी में डिफरेंस क्या होता है? भाई लिख लेने से सब बता रहे हैं। देखिए जरा, नस ने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की इक्वेशन दी, जिसे नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ जो मैंने ऊपर लिखी है पहली इक्वेशन, ये वाली, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें अगर फाइंड करना है किसी का, तो उसके लिए हमको उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, किस टेम्परेचर पे फाइंड करना है, ठीक है, गैस कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या इन्वॉल्व है, फैराडे कांस्टेंट क्या है। तो आप देखिए हम लोग स्टैंडर्ड कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड फिक्स होता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 96500 कूलम होती है। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ आ जाता है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ऊपर वाला फॉर्मूला तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक्चुअल में आपको ये याद रखना है। सेम फॉर कैथोड, केवल देखो साइन का डिफरेंस है, और ये साइन बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें फिर से हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करके हम इसे मिल जाता है। और याद यही रखना है कि जिस फॉर्मूले पे हम स्टार मार्क कर रहे हैं, जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज वैलिड ओनली एट 298 केल्विन, क्योंकि आपने सॉल्व करने के लिए 298 केल्विन ही यूज किया है। टेम्परेचर चेंज होगा तो नहीं चलेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? यस। करिए कॉपी, फिर मैं आगे आता हूँ। हो गया सर। सर एक मिनट।
सर ई नॉट क्या है? अच्छा अच्छा। अरे स्टैंडर्ड वो है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ देखिए जरा, हम यहाँ पे मेटल आयन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। आपको याद आ रहा हो थोड़ा कि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 मोलार लेते थे, याद है कुछ ऐसा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अभी एक इक्वेशन लिखिए, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें निकालना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है? EOP इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0459 N। जितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लॉग आप OS और RS अगर आपको समझता नहीं है तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट समझ लीजिए। तो प्रोडक्ट की जगह पे क्या आएगा? ये, और रिएक्टेंट की जगह पे ये आएगा। हाँ सर। अब जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 रहने वाला है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? समझ आया भाई? हाँ सर। अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है इसी इक्वेशन का। फिर से भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया, उसका 1 मोलार रहने वाला है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब आपको N का वैल्यू पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, तो आप फाइंड कर सकते हो। समझ आया भाई? हाँ। आगे चलें। तो खत्म करें आज? हाँ जी, सर जल्दी छोड़ दो ना। झाड़ू पोछा करना है तुमने? कुछ है काम करने के सीखना लिए? है। सर 9 ही मिनट बाकी है। क्या बात कर रहे हो? 9 मिनट बाकी? 8 मिनट हो गए सर। बाप रे। नेक्स्ट हेडिंग गैस आयन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। ठीक है, अब इसके आगे कल का लेक्चर का टाइमिंग क्या रखना है, जल्दी बोलो। 10:30 सर प्लीज। सर 10 बजे, 10 बजे। सर, सर नहीं सर, 1 घंटा तो गैप दे दो सर। तो 10:30 रखो। 10:15 सर 10 बजे रखो। 10:30 सुबह 4 बजे। सबका फाइनल हो गया? अब टाइम बता दो मुझे। 10:30 दोनों चल। 10:30 10:30 10:30 सर, 10:30। पोल करवाओ सर, पोल करवाओ। 10:30 10:30। हाँ थैंक यू सर। सर। सब बोल रहे तो 10:30 रख लो। ठीक है, 10:30 कर लो, मेरा भी लेक्चर है 10 बजे तक, मुझे चलेगा। हाँ सर। अरे सर तो फिर 11 बजे रख लो ना, आपको भी हाँ ब्रेक सर, मिल 11 जाएगा। बेस्ट है सर, 11 बेस्ट है। नहीं सर, ये 10:30 ही रखना। सर ये तो अरे ऐसा आगे। अरे सर अभी अरे 10:30 को ही रखो। अरे तो सर को भी ब्रेक मिल जाएगा ना 1 घंटे का। ये 10 बजे सर का लेक्चर एंड होगा तो अरे सर हो को भी गया, फिर- हो गया, हो गया। चलो कल 11 बजे 10:30 रख लो। बाय। हाँ थैंक यू सर, सर। सर लिखना है, सर sir, लिखना bye, है, sir. 1 मिनट। क्या चीज? 1 मिनट सर लिखना है, 1 मिनट। करो करो करो, कॉपी करो। सर। हाँ। सर 11 बजे। लास्ट वीक सैटरडे संडे का लेक्चर का रिकॉर्डिंग चाहिए। बेटा रिकॉर्डिंग मेरे पास एक भी नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी। सर Okay, sir. 21st की नहीं है सर, उसको चाहिए थी।
तो एक काम कर लो, अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की किसी और बैच की ले लो, अगर आपको ब्लू हाउस की नहीं मिल रही है तो। सब में इक्वल चल रहा है बाकी। आप बल्कि आज के लेक्चर के बाद आप सबसे आगे चल रहे हो, तो किसी भी Sir? बैच का ले लीजिए आप। सर एम क्या होता है? क्या? ये देखो, अभी अभी कौन जागा, ये एफ, फैराडे कांस्टेंट अंकल। सर नहीं बताना चाहिए था ना, पहले पूछ तो लेते कौन है। नहीं पता है कौन है हमको। कौन था सर? शिवम। सर एफ नहीं सर, एम। एम फॉर मेटल, वाह। नहीं सर, 1M का पूछ रहा है वो, 1M। मोलार वो समझा, कंसंट्रेशन। 1 मोलर है। एम का पूछ रहा था। ऊपर हेडिंग में देखो लिखा क्या है, मेटल मेटल आयन। हाँ चलो सर टेस्ट करो, बाय। सर एक मिनट, तो सर आपने लिखना है। प्रोडक्ट में M का सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखा है? N+। हाँ आयन बनाया है उसका हमने। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाय बाय बाय। थैंक यू सर। सर